सोचो, रात का वक्त है, आसमान में स्टार चमक रहे हैं और एक आदमी चुपचाप ऊपर देखकर सोच रहा है, ये सब किस चीज़ से मिलकर बने हैं। ये सवाल मॉडर्न नहीं है, ये सवाल 2500 साल पुराना है। और इसी सवाल से शुरू होती है मेटर की कहानी। एंशियंट ग्रीस के एक फिलोसोफर डेमोक्रिटस समुद्र के किनारे चल रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक पत्थर पे पड़ी। उन्होंने बाद में देखा कि वो मिट्टी का है। उन्होंने उसको तोड़ के देखा, उठाकर फिर और तोड़ा और सोचा, अगर मैं इसे तोड़ता रहूं तो क्या एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर ये टूटना बंद होगा। तो क्या एक दिन ऐसा टुकड़ा आएगा जो और नहीं टूट पाएगा। ये उनकी सोच थी। और उन्होंने सोचा कि उसका नाम क्या होगा। उन्होंने उसका नाम दिया एटम। इंडिया में भी महर्षि कर्नाड ने इसी तरह की एक सोच थी उनकी, और उन्होंने भी परमाणु के बारे में बताया। किसी के पास माइक्रोस्कोप नहीं था, किसी के पास एक्सीलरेटर नहीं था, वो इसके बारे में पता नहीं लगा सकते थे, ना कोई प्रूफ दे सकते थे। सिर्फ इमेजिनेशन थी और साइंस अभी सो रही थी। ये कहानी चलती रही, लेकिन कोई इसे मानने को तैयार नहीं था। बहुत कम लोग थे जो इस पर बिलीव कर रहे थे। 1800 साल बाद इंग्लैंड में एक शानदार साइंटिस्ट आए, जॉन डॉल्टन। उन्होंने केमिकल रिएक्शन को देख रहे थे और कहा, मैटर एटम से मिलकर बना होता है। दुनिया ने उनकी बात मान ली और उन्हें प्रूफ भी दे दिया इस बात का। बस फाइनल आंसर मिल गया। सभी ने ये सोचा, पर यूनिवर्स को सस्पेंस पसंद है। कभी भी यूनिवर्स के बारे में हम पूरा नहीं जान पाए। तो आगे कहानी बाकी थी। एक अंधेरा रूम, ग्लास ट्यूब, इलेक्ट्रिक प्लेट्स, जे थॉमसन जो कि एक बीम को ग्लोइंग होते हुए देख रहे थे। बीम मुड़ रही थी। उन्होंने स्लोली कहा, ये तो नेगेटिवली चार्ज है। एटम के अंदर कोई और चीज़ है। इलेक्ट्रॉन पैदा हो चुके थे, एटम टूट गया था, जो कि पहले कहा जा रहा था एटम ही लास्ट है, लेकिन एटम लास्ट नहीं था। हम एटम्स के अंदर जा रहे थे। हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल रहा था। कुछ साल बाद न्यूजीलैंड से आए एक साइंटिस्ट ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड अपने स्टूडेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उनका एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉइल। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी। अब अल्फा पार्टिकल्स जिसकी एनर्जी 4 to 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, उनकी बौछार करने के बाद ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए और कुछ पार्टिकल्स सीधे वापस आगे मुड़ गए। रदरफोर्ड हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसा कोई कैनन सेल टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आ गया हो। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और उन्होंने इनके बारे में पता लगाया और कंक्लूजन दिया, एटम मोस्टली एम्प्टी है। सेंटर में डेंस न्यूक्लियस है, जो कि जिसके कारण जो अल्फा पार्टिकल्स थे कुछ वापस लौट कर आए। यूनिवर्स और डीप हो गया। हम उसकी ओर गहराई में जाने लगे। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये पता चल चुका था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन नंबर्स मैच नहीं कर रहे थे कि इनके नंबर्स कैसे मैच करवाएं। अब इसके बाद आते हैं जेम्स चैडविक। एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। फाइनली रिपीट करने के बाद, बहुत बार करने के बाद, एक न्यूट्रॉन की खोज करते हैं। अब वो एटम की फैमिली को एक और पार्टिकल मिल चुका था, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर। लग रहा था कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन ये कहानी कहाँ खत्म होने वाली थी। फिर आई मशीन्स आ गई 1950 में। कुछ एक्सीलरेटर्स कॉस्मिक रेज डिटेक्टर्स बीप कर रहे थे और स्क्रीन पर नई नई लाइन्स आ रही थी। ये क्यों आ रही थी, कोई ये समझ नहीं पा रहा था। इसकी वजह थी म्यून्स, आयोन्स, कायोन्स, स्ट्रेंज पार्टिकल्स। हर हफ्ते नया नाम, हर हफ्ते नए पार्टिकल्स। साइंटिस्ट परेशान, इतने सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं। फिजिक्स एक जू बन चुकी थी। सबका ऑर्डर चाहिए था, सबके बारे में हमें जानकारी चाहिए थी, कैसे पता लगाएं। अब इसके बाद आते दो अलग जगह, मुर्रे और गेलमान और जॉर्ज ज्वेग्स सेम आइडिया सोच रहे थे। उन्होंने कहा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइनल नहीं है। आप सोच रहे हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल गए तो कहानी खत्म होगी, नहीं, ये फाइनल नहीं है। ये 3 और पार्टिकल से मिलकर बने। सबने पूछा कि ऐसे कौन से पार्टिकल हैं जिनसे ये भी मिलकर बने। उन्होंने बताया क्वार्क, जो कि अप, डाउन और स्ट्रेंथ 3 स्टेट में। बाद में हो रहा है 6 फ्लेवर्स क्वार्क्स के,
कभी अकेला नहीं मिलते। उन्होंने कहा क्वार्ट्स कभी भी अकेला नहीं मिलता, वो हमेशा चेन की तरह बंधे रहते हैं। ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स के इनविजिबल थ्रेड है, और ये इसी से पता पड़ता है जो न्यूक्लियर फोर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ये आपस में सारे पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।